हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेव्स क्लासेस, जिसमें हम लोग चैप्टर को रिव्यूज कर रहे हैं कि सीबीएसई में जो भी चैप्टर आएगा केमिस्ट्री में उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा चैप्टर का वेटेज क्या है और कौन सा टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम में कम से कम 80/100 का परसेंटेज के रेशियो को पार कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। केमिस्ट्री में देख रहे हैं तो केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर रिड्यूज भी हुआ है। न्यू सीबीएसई का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारा चैप्टर रिड्यूज हुआ है, जैसे सॉलिड स्टेट रिड्यूज हो गया है। इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री भी रिड्यूज हो गया है। एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 5 चैप्टर जो है रिड्यूज हो गया है। तो उस चैप्टर के बारे में हम लोग नहीं लिए हैं। जो चैप्टर लिए हैं ये जो भी है 2023 का जो एग्ज़ाम में, जो यानी कि जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है लेटेस्ट, जो अभी फरवरी एंड में एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, उसमें ये सब आने वाला है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सॉल्यूशन आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स, ये सब जो भी चैप्टर है और सबका वेटेज लिखे कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशंस का जो वैल्यू आ रहा है, सॉल्यूशंस अगर देखा जाए 7 मार्क्स का आ रहा है सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर जो होता है ये आता है फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री का 3 चैप्टर है, यानी कि टोटल अगर ये देखा जाए फिजिकल केमिस्ट्री का अगर हम टोटल मार्क्स देखेंगे तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 और 9 यानी कि ये आ जाएगा 14 और 9 23 मार्क्स का। 23 मार्क्स का वेटेज है इसका, फिजिकल केमिस्ट्री का 23 मार्क्स का वेटेज है। उसके बाद इनऑर्गेनिक का जो है, इनऑर्गेनिक का 2 ही चैप्टर आ रहा है। पी ब्लॉक हटा दिया है, पी ब्लॉक जो कि सबसे बड़ा चैप्टर था, पी ब्लॉक को भी हटा दिया। 6 चैप्टर हटा दिया है, मतलब जिसमें एक पी ब्लॉक जिसका सबसे बड़ा वेटेज था उसको हटा दिया है। अभी पी ब्लॉक का 2 चैप्टर आ रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये दो आ रहा है, जो कि ये टोटल हो जाएगा 14 मार्क्स का। और हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरिन्स, ये ऑर्गेनिक का आ जाएगा। ये पूरा का पूरा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। तो ऑर्गेनिक में आ जाएगा हेलो अल्केन्स, हेलो अरिन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। उसके बाद अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा है, वेटेज है। और बायोमोलिकुल्स, ये भी सबसे ज़्यादा वेटेज है, ये 7 मार्क्स का है। अमाइंस 6 मार्क्स का है। तो ये सब सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक ही है, ऑर्गेनिक का सबसे ज़्यादा वेटेज है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में बोला जाए तो ऑर्गेनिक का वेटेज है। जैसे कि अगर ये देखा जाए तो टोटल तो ये हो जाएगा 33 मार्क्स का, 33 मार्क्स का, यानी कि आधा ऑर्गेनिक का वेटेज है। अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनता है, सॉल्यूशन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो सॉल्यूशन से अगर हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें, पहला चीज कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म्स यानी कि इंपॉर्टेंट से यहाँ से आ रहा है, इस पर न्यूमेरिकल्स आ रहा है, न्यूमेरिकल्स आ रहा है। सीबीएसई में न्यूमेरिकल्स उस पर आ रहा है। अगर स्टेट बोर्ड होता तो उस पर उसका डिफिनेशन भी आता। कंसंट्रेशन टर्म यानी कि मोलारिटी हो जाएगा, मोलालिटी हो जाएगा, फिर उसके बाद नॉर्मालिटी हो जाएगा, फिर मोल फ्रैक्शन हो जाएगा और पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। यानी कि ये 3 जो टॉपिक है, यही 3 से इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, उसका उतना वेटेज नहीं है। हाँ, इससे न्यूमेरिकल्स आता है, न्यूमेरिकल्स इससे ज़्यादातर सीबीएसई में पूछता है, न्यूमेरिकल्स पूछता है। हाँ, इसके बाद अगर देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट लॉ आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ को अच्छा से पढ़ के जाना है। रॉल्स लॉ से क्वेश्चंस आता है, स्पेशली ग्राफ भी आता है। उससे जो ग्राफ हम लोग जो ग्राफ पढ़े थे वो ग्राफ भी इससे आता है। ऐसे जो है ग्राफ है, ग्राफ के बारे में अच्छा से पढ़ के जाना है। रॉल्स लॉ से ग्राफ से पता है। इक्वेशंस भी आता है, जैसे कि टोटल प्रेशर कितना होता है, तो PA0XA प्लस PB0XB, यानी ये क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। दूसरा जो है रॉल्स लॉ का, रॉल्स लॉ से एक जो आगे आता है पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, उसको भी कुछ नॉलेज रखना है, उससे भी क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी जो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस भी यहाँ से भी आ रहा है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन अच्छा खासा आ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टोटल जो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा, ये इससे क्वेश्चंस जो है, यानी कि डेल्टा पी बाई पी ए नॉट इजकल टू एक्स बी, इससे क्वेश्चंस आता है। या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस से ज़्यादातर आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर पर क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पर। और याद रखना है इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है या क्वेश्चंस आता है, ज़्यादातर वेटेज होता है, सबसे बढ़िया आता है क्वेश्चंस। हाँ, यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चंस कभी कभी एजियोट्रॉप्स के बारे में, एजियोट्रॉप्स अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके बारे में कभी कभी पूछ देता है कि ठीक है कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में। हाँ, यहाँ पर आई वाला जो फैक्टर है, आई वाला वांट हैव फैक्टर्स, उसको उसका क्वेश्चंस तो रिड्यूस भी किया है और पूछ भी सकता है कुछ बेसिक चीज़ जो कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जिसको कि उसका सिलेबस रिड्यूस किया, उसका सिलेबस आ नहीं रहा है, रिड्यूस कर दिया ऐसे बोर्ड में। हाँ, कुछ क्वेश्चंस अगर आना है तो बेसिक उसका इंट्रोडक्शंस पर, डिसोसिएशन एसोसिएशन पर क्वेश्चन आ सकता है, जिसको कि पढ़ के चला जाना है, आराम से सॉल्यूशंस में नंबर अच्छा से उड़ जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये 80/100 का हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि 80% बोर्ड में आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसा तो बुक में जो सब दिया है सब पढ़ना ही है, लेकिन उसमें भी हम लोग जो VVI जो है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर उसको पढ़ कर भी जाते हैं तो 80% पास कर जाएंगे। अगला आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाता है फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सबसे इंपॉर्टेंट। या तो उस पर क्वेश्चन पूछता है या तो एग्जाम में फ्राडेज लॉज बोल सकते हैं, 2 लॉ है ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर क्वेश्चंस आता है। या कोहलरस लॉ आता है, कोहलरस लॉ वो भी आता है, फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या कोहलरस लॉ आता है। और एक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ के जाने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल, ये तो सबको मालूम है। फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, मास डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है चार्ज का, या M = ZIT, ये ओके। तो फ्राडेज, जैसे कि फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और M = ZIT, ये फर्स्ट लॉ आ सकता है फ्राडेज लॉ का। और दूसरा साथ ही साथ इसका आ सकता है कि सेकेंड लॉ भी, जैसे चार्जिंग के केस में जब हम लोग करते थे, 2 बैटरी को, 2 या 2 से ज्यादा बैटरी को लेकर सीरीज में जब कनेक्ट करते थे तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है। कोहलरस लॉ भी आ सकता है। और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे टर्म जैसे कि मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी हो गया, मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा, तो उसके बारे में भी आता है। मोलर कंडक्टिविटी को प्रूव करने के लिए उसको न्यूमेरिकल्स आ जाता है, या रेजिस्टिविटी हो जाता है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो सकता है, तो उस पर भी कुछ बेसिक चीज। अगला चीज जो होता है कि इसमें अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में इसको अच्छा से नॉलेज रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से भी जैसे 2 हाफ सेल ले लेते हैं, एक में जिंक रेड का बना हुआ इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, और एक में कॉपर का ले लेते हैं, एक में ZnSO4 का सोल्यूशन ले लेते हैं, एक में CuSO4 का सोल्यूशन ले लेते हैं, और एक सॉल्ट ब्रिज ले लेते हैं। तो सॉल्ट, ये वाला जो है सॉल्ट ब्रिज हमको लेना पड़ता है। तो इसमें सॉल्ट ब्रिज का जो फंक्शन होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कि हमको पढ़ के जाना होता है कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होगा। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन 2 ठो आता है जनरली, तो उसको अच्छा से पढ़ के जाना। सेल रिएक्शन से याद रखना, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। अगला जो होता है जैसे EMF ऑफ सेल, जिसको कि नर्नस्ट इक्वेशंस, उसको निकालने के लिए नर्नस्ट इक्वेशंस हम बोल सकते हैं, ये अच्छा से पढ़ के जाने का। या गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए, गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है, गिब्स फ्री एनर्जी, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है के, ये सब इस पर न्यूमेरिकल्स अच्छा खासा पूछता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर न्यूमेरिकल्स आता है। और आता है बैटरी के बारे में, स्टोरेज के बारे में। तो इस बैटरी में तो बहुत सारा बैटरी हटा दिया है। लेड स्टोरेज जो होता है, लेड स्टोरेज अगर हम सेल अगर पढ़ते जाते हैं तो यहाँ से एक अच्छा खासा क्वेश्चन मिलता है लेड स्टोरेज सेल से, जहां पर हम लोग को लेकर बहुत सारा लेड लेकर उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड डालकर
और उसको सीरीज में कनेक्ट करते रहो, तो वो के बारे में भी अच्छा से पढ़ के जाओ, जो कि बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन वेटेज है, यहां से नंबर मिलेगा। ओके, अगला जो है कि केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में अगर देखा जाए तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है केमिकल काइनेटिक्स में, तो वो तो होता है पहला कि रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस को अच्छा से पढ़ के जाना है कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, या उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स निकाल के जाना है, न्यूमेरिकल बना के जाना है, कुछ न्यूमेरिकल्स बेसिक चीज, या ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस पढ़ के जाना है, ये दोनों का अच्छा से। हाँ, जनरली ऑर्डर पर फोकस करना है। ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है या थ्योरेटिकल वैल्यू होता है। तो ऑर्डर में जो क्वेश्चन पूछ जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शंस लिख कैसे के दे देगा, a का पावर x और b का पावर y, तो बोल देगा दोनों को जोड़ करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितना है, क्वेश्चन हो जाता है अच्छा खासा। अगला आता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट जो होता है जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ये जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को अच्छा से पढ़ के जाना है। हाँ, उसका वेलोसिटी एक्सप्रेशन जो है या रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं, जो के का वैल्यू होता है, के का वैल्यू, वेलोसिटी एक्सप्रेशन या रेट एक्सप्रेशन, उसको पढ़ कर जाना है। या हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड भी, हाफ लाइफ पीरियड, यहां से ये डेरिवेशन आता है, बार बार ये डेरिवेशन आता है, जनरली ज्यादातर डेरिवेशन आता है, इस डेरिवेशन को याद रखना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसके बाद जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हो गया। इसके बाद इस चैप्टर में जो है इंपॉर्टेंट जो है अगला जो है कि अगर हम लोग इंपॉर्टेंट इसमें दे रखे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जिसको के बारे में अच्छा से हमको पढ़ के जाना है कि एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में अच्छा से पढ़ के जाना है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है और क्वेश्चंस भी आ सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी पर न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस जो भी आ सकता है, फाइनली उस पर आता है, जो कि पूछता है, बहुत बार पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेटेड लेकर। तो ये होता है, ये इतना टॉपिक को पकड़ कर रखेंगे तो एक अच्छा खासा नंबर हम लोग उठा सकते हैं, बहुत बढ़िया नंबर उठा सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अगला आता है इनऑर्गेनिक में चलते हैं। इनऑर्गेनिक में होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर पढ़ के जाना है। बिना नोमेनक्लेचर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं होता है, तो नोमेनक्लेचर तो अच्छा से पढ़ के जाना है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोमेनक्लेचर पर जरूर रहेगा, बेसिक जो है रहेगा, जरूर रहेगा। ऑब्जेक्टिव भी बहुत मायने रखता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आता है, यानी कि टोटल मिलाकर ऑब्जेक्टिव फिलिंग द ब्लैंक्स, सेशंस एंड नॉर्मल, यानी कि 20 मार्क्स 20 मार्क्स बहुत ज्यादा वेटेज। उसके बाद आता है कि आइसोमेरिज्म्स। आइसोमेरिज्म्स का अच्छा से नॉलेज रखना है, आइसोमेरिज्म्स का अच्छा से नॉलेज रखना है। आइसोमेरिज्म्स में भी जनरली क्या है, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल के बारे में नॉलेज रखना है, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल के बारे में नॉलेज रखना अच्छा से। हाँ, कभी कभी वार्नर्स थ्योरी भी आ जाता है, वार्नर्स थ्योरी पूछना नहीं होता, लेकिन उस पर न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है, लेकिन वार्नर्स थ्योरी भी कभी कभी पूछा है। ज्यादातर आइसोमेरिज्म्स को क्वेश्चन पूछता है, वार्नर्स थ्योरी को भी हम देख सकते हैं अच्छा से। अगला आता है वीबीटी थ्योरी। वीबीटी थ्योरी नहीं आता है, इस पर क्वेश्चन आता है कि जैसे हाइब्रिडेशंस, वीबीटी बोल सकते हैं, या सीएफटी वर्ड पढ़ने के बाद दोनों पढ़ने के बाद क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि एफिशिएंट 6 इसका बोल देगा कि हाइब्रिडाइजेशंस क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशंस क्या होगा बताइए। फिर उसके बाद बोल देगा कि इसका एक क्वेश्चंस में बोल देगा कि मैग्नेटिक मोमेंट बताइए क्या होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताइए क्या होगा। ये सब क्वेश्चंस पूछ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, इसमें अगर पूछे सीएफटी में, तो सीएफटी थ्योरी में जनरली जो सीएफटी थ्योरी में पूछता है, जैसे T2G और EG, यानी दोनों के बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है अच्छा से नॉलेज रखना है, जो कि बहुत बढ़िया वेटेज होता है, अच्छा नंबर देगा। इसको हम अच्छा से पकड़ रखना है, ये नॉलेज हम बहुत अच्छा मिल जाएगा और इस पर क्वेश्चन अच्छा खासा आ रहा है। अब आता है डी एंड एफ ब्लॉक में। डी एंड एफ ब्लॉक में ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है। डी एंड एफ ब्लॉक में ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ रहा है। या प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज पूछ रहा है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है घुमाकर अलग से,
तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज है कि इनऑर्गेनिक पढ़ना है तो एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पढ़ जाना है। बहुत कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, एक दिन अगर बैठ जाएंगे तो एक दिन के बाद हम आराम से हो जाएगा इजीली। हाँ, एक और आ सकता है इसमें KMNO4 का प्रिपरेशन या इसका प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो इसमें अगर देखा जाए तो पोटेशियम परमैंगनेट्स का आ जाता है और इसका प्रॉपर्टीज के बारे में, या लैंथेनाइट्स या एक्टिनाइट्स ग्रुप जो कि F एंड D एंड F, एक्टिनाइट्स जो F ब्लॉक का जो ग्रुप होता है, जो नीचे पीरियोडिक टेबल का दो जो सीरीज होता है उस पर भी क्वेश्चंस आता है, बेसिक क्वेश्चंस, प्रॉपर्टी ही आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है। अगला जो वेटेज है, इसका भी वेटेज अच्छा खासा है, 7 मार्क्स का है। अगला जो होता है कि हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेन्स, हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेन्स, या हम पूरा ऑर्गेनिक के लिए एक चीज बोल सकते हैं कि पूरा ऑर्गेनिक के लिए नेमिंग रिएक्शन, सबसे पहला चीज दिमाग में डाल लेना है, नेमिंग रिएक्शंस एकदम अच्छा से उसको, नेमिंग रिएक्शन जो भी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेमिंग रिएक्शंस को दम याद कर जाना है, रट्टा मार जाना है। नहीं समझ में आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो उसको दम, अभी एग्जाम है तो उसको दम रट्टा मारकर चले जाना है। नेमिंग रिएक्शंस में से ऑर्गेनिक में 80% क्वेश्चन नेमिंग रिएक्शंस देगा। या इसका एक और भी एग्जांपल है कि एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में जितना भी कन्वर्जन दिया है, बच्चा लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कन्वर्जन में, तो कन्वर्जन जो दिया है, तो कन्वर्जन जो दिया है उसको दम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज को लेकर सॉल्व कर लेना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और अच्छा खासा क्वेश्चन वहाँ से बन जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ से फिर भी हम बता दे रहे हैं कि हैलो अल्केन्स और हैलो अरेन्स में नेमिंग रिएक्शन तो हम बोल दें, या यहाँ पर हम 2 रिएक्शन पढ़े थे, SN1 एंड SN2, और साथ ही साथ दूसरा पढ़े थे E1 एंड E2, ये 2 ठो पढ़े थे। तो इसके पर कुछ रिएक्शंस हम लोग पढ़ के चले जाएंगे, और ये मैकेनिज्म्स पर अगर SN1 SN2 पर अगर एक आध मैकेनिज्म्स ये पढ़ कर चले जाते हैं तो इस पर बहुत सारा रिएक्शंस होता है, 8-10 रिएक्शंस है, जो कि अच्छा खासा नंबर दे देगा। अगला जो आता है पूरा ऑर्गेनिक का वही है कि ऑर्गेनिक में नेमिंग रिएक्शंस को अच्छा से पकड़ के रखना है। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, इसमें भी नेमिंग रिएक्शंस को अच्छा से पकड़ के रखना है। अल्कोहल्स में भी नेमिंग रिएक्शंस को अच्छा से, और एक चीज़ और था यहाँ पर, जैसे कि हम लोग टेस्ट पढ़े थे, लुकास टेस्ट हो गया और साथ ही साथ हो गया फेलिंग्स टेस्ट, तो ये 2 टेस्ट को भी अच्छा से पकड़ के रखना है। यहाँ से 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसे करके पूछ देता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी याद रखना है कि फिनॉल का प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल अच्छा खासा यहाँ से पूछता है। कौन सा प्रॉपर्टीज? तो एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल यहाँ पर अच्छा से पूछता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव मतलब बेसिक क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। ओके, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वेटेज है, और उसके बाद सेकंड जो है ये 8 मार्क्स का, ये भी एक वेटेज है। यहाँ पर भी अल्डिहाइड और कीटोन्स वाला जो है यहाँ पर रिएक्शंस आता है, और इसमें अगर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक का नेमिंग रिएक्शंस एकदम इम्पॉर्टेंट। उसके बाद कार्बोक्सिलिक का जो है केमिकल एसिडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ के जाना है कि सबसे ज़्यादा तो एसिडिक प्रॉपर्टीज, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है पूरा अगर देखा जाए पूरा ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका एसिडिक प्रॉपर्टीज को अच्छा से पढ़ के जाना, अच्छा से बहुत बढ़िया से। नेमिंग रिएक्शंस पे अच्छा से पकड़ के जाना है, जिसमें कुछ रिएक्शन जैसे कैनिजारो रिएक्शंस हो गया, रिएक्शंस हो गया, उसके बाद उल्फ किस्नर रिएक्शंस हो जाएगा, तो ये सब जो रिएक्शंस है उल्फ किस्नर रिएक्शंस हो जाएगा, तो ये सब अच्छा से हम याद करके जाना। अमाइंस में भी नेमिंग रिएक्शंस और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, इसको अच्छा से पढ़ के जाना है। बायोमॉलिक्यूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट्स आता है, जिसमें एक आता है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अच्छा से पढ़ के जाना है कि कार्बोहाइड्रेट्स का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, उसका क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैचराइड्स होता है, ऑलिगोसैचराइड्स होता है और पॉलीसैचराइड्स, ऑलिगोसैचराइड्स वाला पर ज़्यादा ध्यान देना। इसके बाद इसका प्रोटीन्स में कुछ हटा दिया है कुछ टॉपिक हटा दिया है, नहीं तो अमीनो एसिड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ग्लूकोज का भी नॉलेज अच्छा से रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। डीएनए आरएनए ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आ सकता है, डीएनए आरएनए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है केमिस्ट्री का हम लोग
अपने से कुछ वेटेज, हम बार बार बोल रहे हैं कि 80/100 जो टॉपिक हम बता दिया, अगर उसको अच्छा से पढ़ के जाते हैं तो 80/100 एक अच्छा नंबर मिल सकता है, बहुत अच्छा खासा नंबर मिल सकता है। अदरवाइज सब पढ़ के जाओ तो और अच्छा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।